दोस्तों, अगर आप क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो आपने ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी जिसमें असली अपराधी तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस टीम को हिलाकर रख देती है। आज के एपिसोड में मैं आपसे एक ऐसे ही सनसनीखेज क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसमें एक पत्नी और 12 वर्षीय मासूम बच्ची की मां का कत्ल कर दिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस टीम के सामने इस मृतका का पति, प्रेमी और उसकी 12 वर्षीय मासूम बच्ची संदिग्ध कातिल के रूप में सामने आते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे की कहानी में जानते हैं कि कैसे पुलिस टीम इस सनसनीखेज क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए असली कातिल तक पहुंचने में कामयाब होती है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के खूबसूरत सिटी लैंडर व्योमिंग से, जहां 15 जून 1964 को डोनाल्ड और बोनी बर्न्स के यहाँ एक खूबसूरत बेबी गर्ल का जन्म होता है जिसे नाम दिया जाता है टामरा डैनियल बर्न्स, और जिसे प्यार से सभी टैमी बुलाते हैं। अगर टैमी की बात करें तो वह बर्न्स फैमिली की 3 संतानों में से सबसे बड़ी बेटी थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है। टैमी बड़ी होने लगती है। वह न केवल पढ़ने लिखने में तेज थी बल्कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की मालिक भी थी। मात्र 18 साल की उम्र में यानी 1982 में वह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और फर्दर स्टडीज के लिए सेंट्रल व्योमिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। सेंट्रल व्योमिंग कॉलेज में 3 साल की फर्दर स्टडीज के बाद टैमी कैलिफोर्निया की खूबसूरत कैपिटल सैक्रामेंटो में शिफ्ट हो जाती है। वहां कुछ साल जॉब करने के बाद 27 साल की उम्र में वह अमेरिका के खूबसूरत सिटी बिलिंग्स मोंटाना में अपनी बहन के यहाँ रहने आती है और वहां एक होटल में जॉब करना शुरू कर देती है। इसी होटल में जॉब करते हुए टैमी की मुलाकात हमारी कहानी के पहले संदिग्ध कातिल ब्रेड रे से होती है, जो इसी होटल में बारटेंडर का जॉब किया करता था। जहां टैमी पलांकी खूबसूरत थी तो वहीं ब्रेड रे भी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। इस तरह पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित होते हैं और आगे चलकर यह मुलाकातें बहुत जल्दी ही प्यार में बदल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों का प्यार काफी गहरा हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अगर ब्रेड रे की बात करें तो वह न केवल पहले से ही शादीशुदा था बल्कि एक 9 वर्षीय बेटे का बाप भी था। लेकिन टैमी, जो ब्रेड रे को दिल की गहराइयों से चाहती थी, उसके 9 वर्षीय बेटे के बावजूद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और अल्टीमेटली यह दोनों शादी करते हैं और 1993 में इनके यहाँ एक खूबसूरत बेबी गर्ल का जन्म होता है जिसे नाम दिया जाता है हेली रे। अगर टैमी की बात करें तो वह बहुत ही लविंग और केयरिंग मदर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हेली की स्कूली शिक्षा भी शुरू हो चुकी थी। टैमी जो पहले अपनी होटल की नौकरी छोड़ चुकी थी, एक बार फिर से हाई स्कूल में जॉब करना शुरू कर देती है। जॉब करते करते भी वह केयरिंग मदर बनी रहती है। इधर ब्रेड रे भी अपनी होटल की नौकरी छोड़ते हुए वॉलमार्ट में एंट्री लेवल का जॉब करना शुरू कर देता है। अगर ब्रेड रे की बात करें तो वह अपनी जॉब के प्रति हार्ड वर्किंग और फुल्ली डेडिकेटेड था। उसके इस डेडिकेशन को देखते हुए वॉलमार्ट में उसे बहुत जल्दी ही असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोट करने के बाद अमेरिका के साउथ डकोटा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद रे फैमिली बिलिंग्स मोंटाना से अमेरिका के साउथ डकोटा में शिफ्ट हो जाती है। साउथ डकोटा में शिफ्ट होने के साथ ही मासूम हेली अपनी लाइफ के 12 वर्ष कंप्लीट करती है। नया स्कूल, नए फ्रेंड्स और नया माहौल होने के कारण मासूम हेली को साउथ डकोटा में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन वह अपनी लविंग और केयरिंग मदर टैमी की वजह से बहुत जल्दी ही नए माहौल में एडजस्ट हो जाती है और वह रेगुलर अपना स्कूल अटेंड करना और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है। इधर अगर ब्रेड रे की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोट होने के बावजूद भी उसकी अपनी जॉब के प्रति डेडिकेशन कम नहीं होती और इसी वजह से वह अपनी जॉब पर नॉर्मल ड्यूटी आवर से ज्यादा समय बिताना शुरू कर देता है। अगर हेली की बात करें तो वह भी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी समय बिताने लगती है। इन सभी बातों की वजह से एक नया माहौल और नई जगह होने की वजह से टैमी को बोरियत महसूस होना शुरू हो जाती है और वह जॉब करने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। टैमी की क्वालिफिकेशन और उसके अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस की वजह से उसे बहुत जल्दी ही के मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर में
शूट डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है और यहाँ जॉब करते करते उसकी मुलाकात हमारी कहानी के दूसरे संदिग्ध कातिल ब्रायन से होती है और यहीं से रे फैमिली का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। अगर ब्रायन की बात करें तो वह डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैनेजर की जॉब कर रहा था। इस तरह टैमी और ब्रायन की रोज रोज की मुलाकातें उन दोनों को काफी नजदीक ला देती हैं और आगे चलकर इन दोनों की यह नजदीकियां टैमी के कत्ल की वजह बन जाती हैं। अगर टैमी की बात करें तो वह अब तक अपनी लाइफ के 40 वर्ष कंप्लीट कर चुकी थी। साउथ डैकोटा में रहते हुए वह अपनी माँ को, जो लगभग 600 किलोमीटर दूर लैंडर वायोमिंग में रहा करती थी, उससे सुबह उठकर रोज ही फोन पर बात किया करती थी। तभी 8 फरवरी 2006 की एक मनहूस सुबह आती है जब बोनी अपनी बेटी के फोन आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फोन की बेल नहीं बजती और समय गुजरने के साथ साथ बोनी की चिंता बढ़ने लगती है। टैमी सुबह लगभग 6 बजे ही अपनी माँ बोनी से फोन पर बात किया करती थी, लेकिन 8 फरवरी 2006 की मनहूस सुबह दिन के 8 बज जाते हैं। टैमी का अपनी माँ बोनी के पास कोई फोन नहीं आता। इसके बाद बोनी खुद अपनी बेटी को फोन लगाती है, लेकिन उधर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस तरह बोनी की चिंता बढ़ने लगती है। वह अपनी दूसरी बेटी से कांटेक्ट करती है। इसके बाद बोनी और उसकी दूसरी बेटी टैमी से लगातार फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुबह के 10 बजते बजते टैमी की तरफ से फोन का कोई जवाब न मिलने के कारण बोनी और उसकी बेटी के दिमाग में एक अनजाना सा डर हावी होने लगता है। इसके बाद बोनी के दिमाग में बात आती है कि शायद उसकी बेटी फोन को घर में भूलकर जॉब पर जा चुकी होगी। इसी वजह से वह टैमी के कोवर्कर ब्रायन क्लार्क को फोन मिलाती है, लेकिन जब ब्रायन क्लार्क बोनी को यह बताता है कि उसकी बेटी टैमी जॉब पर भी नहीं पहुंची, तो वह डायरेक्टली ब्रायन क्लार्क को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। इसके बाद ब्रायन 911 पर कॉल करते हुए पुलिस के यहाँ टैमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और वह पुलिस को किसी अनहोनी की शंका के बारे में भी बताता है। जब पुलिस उससे शंका का कारण पूछती है तो वह पुलिस को बताता है कि उसके और टैमी के बीच अफेयर चल रहा था और इस अफेयर का पता शायद टैमी के पति ब्रैड रे को चल चुका था। इधर अगर ब्रैड रे के घर की बात करें तो 8 फरवरी की उस मनहूस सुबह मासूम हेली स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और जैसे ही वह नाश्ते की टेबल पर पहुंचती है, उसे रोज की तरह टेबल पर नाश्ते की प्लेट लगी दिखाई नहीं देती। वह अपनी मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वह फौरन ही अपने पूरे घर को छान मारती है, लेकिन उसे अपनी माँ टैमी कहीं दिखाई नहीं देती। उसे टेबल पर अपनी माँ का बैग, गाड़ी की चाबियां और मोबाइल फोन रखा दिखाई देता है। वह हैरान परेशान हो जाती है। मासूम हेली जब अपनी माँ टैमी के बारे में अपने पिता ब्रैड रे से पूछती है तो ब्रैड उसे व्यंग्यात्मक लहजे में एक ही जवाब देता है कि शायद तुम्हारी माँ अपने प्रेमी ब्रायन के साथ कहीं बाहर चली गई है और हो सकता है कुछ दिनों बाद ही घर लौटे। मासूम हेली अपने पिता की यह बात सुनकर सहम जाती है। वह मासूम कर भी कह सकती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ टैमी का अपने को-वर्कर ब्रायन के साथ एक अफेयर चल रहा था और यह अफेयर उसके मॉम और डैड के बीच दूरियों की वजह बन चुका था। मासूम हेली अपने पिता की बात सुनकर अपना मन महसूस कर रह जाती है। वह मासूम अपना स्कूल बैग उठाती है और अपने पिता की कार में बैठते हुए उसके साथ अपने स्कूल के लिए चल देती है। हेली को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ब्रैड रे जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अपने सामने पूरी पुलिस टीम को पाकर वह परेशान तो होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही समझ जाता है। पुलिस टीम ब्रैड रे को उसकी पत्नी टैमी की गुमशुदगी के बारे में बताने के बाद उससे पहला सवाल पूछती है कि उसने आखिरी बार अपनी पत्नी टैमी को कब देखा था। ब्रैड रे इसके जवाब में बताता है कि 7 फरवरी की रात लगभग 10 बजे वह अपने जॉब से लौटा था। तब तक हेली सो चुकी थी, लेकिन टैमी घर पर मौजूद नहीं थी।
तभी कुछ देर बाद टैमी अपनी गाड़ी में घर लौटती है और गाड़ी को गैराज में पार्क करने के बाद अब वह बाहर खड़ी किसी दूसरी गाड़ी में किसी के साथ चली जाती है। ब्रैड पुलिस को बताता है कि इसके फौरन बाद वह अपनी गाड़ी में उस गाड़ी का पीछा करता है जिसमें टैमी जा रही थी। वह रास्ते में एक पेट्रोलिंग ऑफिसर की मदद भी लेता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी जिसमें टैमी जा रही थी उसकी नजरों से ओझल हो जाती है और इसके बाद वह घर वापिस आकर अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए सारी रात जागते हुए बिता देता है। पुलिस जब ब्रैड से टैमी के अफेयर के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो ब्रैड टैमी के अफेयर को तो स्वीकार करता है, लेकिन वह पुलिस को यह नहीं बता पाता कि टैमी का अफेयर किसके साथ चल रहा था। इसके बाद पुलिस ब्रैड रे के रिटर्न कंसेंट लेने के बाद उसके घर की सर्च शुरू करती है। घर में एक टेबल पर पुलिस को टैमी का बैग, उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल रखा मिलता है। इसके बाद गैराज में खड़ी टैमी की कार की सर्च की जाती है। कार के बाहर पुलिस को ताजा खून के निशानात साफ दिखाई देते हैं। गाड़ी का गेट खोलकर जब गाड़ी के अंदर सर्च की जाती है तो पुलिस को एक तेज परफ्यूम की स्मेल आती है जो साफ इंडिकेट कर रही थी कि किसी क्राइम के सबूत मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। टैमी की गाड़ी की जांच करने के बाद पुलिस के सामने एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि हो न हो उस गाड़ी में किसी अपराध को अंजाम जरूर दिया गया था, लेकिन पुलिस इसके बारे में ब्रैड रे से कोई पूछताछ नहीं करती क्योंकि वह ब्रैड रे को अलर्ट करना नहीं चाहती थी और उसे अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ब्रायन क्लार्क से उसके टैमी के साथ अफेयर के बारे में भी पूछताछ करनी थी। इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब ब्रायन से पूछताछ शुरू करती है तो वह बिना किसी डर के न केवल टैमी के साथ अपने अफेयर को स्वीकार करता है बल्कि वह पुलिस टीम के सामने यह भी स्वीकार करता है कि 7 फरवरी को वह टैमी के साथ था, लेकिन वह वापस अपने घर आ चुका था। उसकी इस बात की तस्दीक उसकी पत्नी भी कर रही थी। इस तरह इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ब्रायन से पूछताछ के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और उसे शक के दायरे से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। अब तक मिले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंसीडर करने के बाद शक की सुई सीधी हमारी कहानी के पहले संदिग्ध कातिल ब्रैड रे यानी टैमी के पति की तरफ घूम रही थी। ब्रैड रे से गहन पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। हेली से भी पूछताछ की जाती है। इन दोनों से पूछताछ करने पर एक बात साफ होती है कि ब्रायन और टैमी का अफेयर ब्रैड रे और टैमी के बीच इतनी दूरियां पैदा कर चुका था कि उन दोनों के बीच बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। इस तरह ब्रैड रे को टैमी के संभावित हत्यारे के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बार फिर से पुलिस टीम टैमी के घर की तलाशी लेती है। वहां उसे एक ऑडियो टेप मिलता है जिससे यह पता लगता है कि ब्रैड रे ब्रायन के बारे में अच्छी तरह जानता था। इस तरह पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ब्रैड रे ने ब्रायन का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं किया था। इसके अलावा ब्रैड रे अपनी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस टीम को एक अजीब बात बताता है। वह कहता है कि जब टैमी की डेड बॉडी मिलेगी तो डेड बॉडी में कुछ ऐसा मिलेगा जो पुलिस टीम को उसे छोड़ने पर मजबूर कर देगा। यह उपरोक्त सभी बातें ब्रैड रे के खिलाफ शक को और पुख्ता कर रही थी। अब तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस टीम के सामने टैमी रे का संदिग्ध कातिल तो सामने आ चुका था, लेकिन अब पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी टैमी रे की डेड बॉडी को सर्च करना, जिसे सर्च करने के लिए पुलिस टीम घुड़सवार पुलिस सर्चिंग डॉग्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद लेती है। लेकिन 2 दिनों तक चली गहरी सर्च के बावजूद पुलिस टीम को टैमी रे की डेड बॉडी तक पहुंचने के लिए कोई क्लू नहीं मिल पाता। पुलिस टीम अपने सर्च अभियान को जारी रखे हुए थी। तभी 10 फरवरी को साउथ डकोटा नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस टीम ने टैमी रे की डेड बॉडी को दलदली और सुनसान इलाके से सर्च करने में कामयाब होती है। डेड बॉडी देखने के बाद पूरी पुलिस टीम की रूह कांप जाती है क्योंकि डेड बॉडी पुलिस को पूरी तरह से नेकेड कंडीशन में मिली थी। पंचनामे के दौरान डेड बॉडी पर चाकुओं के कई निशानात साफ इंडिकेट हो रहे थे, जिससे साफ लग रहा था कि टैमी रे पर यह अटैक बदले की भावना से किया गया था।
टेमी रे के शरीर पर लगी इतनी घातक चोटों के बावजूद भी वहां न तो कहीं आसपास खून दिखाई दे रहा था और न ही कहीं स्ट्रगल या ड्रैगिंग के निशान दिखाई दे रहे थे। यह सब इंडिकेट कर रहा था कि हो न हो टेमी रे का कत्ल कहीं और किया गया था और कत्ल के सबूत और डेड बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए ही दलदली और सुनसान इलाके को चुना गया था। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को डेड बॉडी के नजदीक खून से सनी टी शर्ट और ग्लोव्स के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए पूरी पुलिस टीम के लिए कातिल तक पहुंचना एक चुनौती बन जाता है। टेमी रे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक बार फिर से ब्रेड रे से गहन पूछताछ शुरू करती है, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक गुमनाम लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद पूरी पुलिस टीम के लिए शक की सुई हमारी कहानी के दूसरे संदिग्ध कातिल ब्रायन क्लार्क की तरफ मुड़ जाती है। अगर इस लेटर की बात करें तो इसे लिखने वाला अपने आप को ब्रायन क्लार्क का कजन ब्रदर बताता है। इस लेटर के मुताबिक 7 फरवरी को ब्रायन और टेमी एक मोटल में मिलते हैं और एक बार फिर से देर रात टेमी के घर में मिलने का प्लान बनाते हुए वह लगभग रात 7 बजे इस मोटल से टेमी की गाड़ी में निकलते हैं। टेमी ब्रायन को उसे घर में ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने घर पहुंचती है और देर रात ब्रायन के वापस लौटने का इंतजार करने लगती है। लेटर के अनुसार ब्रायन रात लगभग 9 बजे टेमी के घर पहुंचता है और टेमी अपने घर से 2 ब्लैंकेट्स लेते हुए अपनी गाड़ी में ब्रायन के साथ शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचती है। लेटर के मुताबिक सुनसान इलाके में गाड़ी पार्क करने के बाद टेमी दोनों ब्लैंकेट्स को गाड़ी की पिछली सीट पर बिछाती है और अपने कपड़े उतारते हुए मात्र एक टी शर्ट में ब्रायन से सेक्स करने के लिए कहती है, लेकिन सेक्स करने से पहले वह ब्रायन को कंडोम यूज करने के लिए कहती है, जिसके लिए ब्रायन ने इनकार करता है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन ब्रायन ना चाहते हुए भी कंडोम यूज करते हुए टेमी से सेक्स करता है और उससे में उसी कंडोम को टेमी के वजाइना में ही छोड़ देता है। बतौर लेटर इसके बाद गुस्से से भरा ब्रायन चाकू अपने हाथ में लेता है और चाकू से टेमी के शरीर पर अनगिनत वार करते हुए वह टेमी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद बतौर लेटर और जैसा कि कहानी में पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रायन अपने अपराध को छुपाने के लिए डेड बॉडी को सुनसान और दलदली इलाके में दफन कर देता है। इस लेटर में लिखी बातें जो ब्रायन क्लार्क की कन्फेशन को इंडिकेट कर रही थी, अगर पुलिस के सामने सच साबित होती तो पुलिस के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन को समाप्त करना निश्चित था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह लेटर ब्रायन क्लार्क के कजन ब्रदर द्वारा लिखा तो साबित नहीं होता, लेकिन टेमी रे की डेड बॉडी पर दूसरी बार की गई ऑटोप्सी में उसे टेमी के वजाइना में कंडोम जरूर मिलता है। कंडोम को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में ब्रायन क्लार्क के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता और इसी वजह से ब्रायन क्लार्क को हमेशा हमेशा के लिए इस जघन्य अपराध में शक के दायरे से दूर कर दिया जाता है। इसके बाद शक की सुई फिर से एक बार सीधी ब्रेड रे की तरफ घूम जाती है, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सवालों के जवाब चाहिए थे और इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था ब्रेड रे ही दे सकता था। इनमें पहला सवाल था, ब्रेड रे ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को यह बताया था कि डेड बॉडी में कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरा सवाल पुलिस के सामने यह खड़ा होता है कि अगर ब्रायन क्लार्क ने टेमी रे का मर्डर किया था तो वह टेमी रे की गाड़ी को वापस उसकी गैराज में पार्क करने के लिए आखिर किस वजह से पहुंचेगा। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए पुलिस टीम एक बार फिर से ब्रेड रे से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन हर तरह की पूछताछ के बावजूद भी पुलिस को ब्रेड रे से कोई सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिल पाता। इसके बाद वह एक बार फिर से ब्रेड रे के घर की सर्च शुरू करती है। घर से उसे एक नोटबुक मिलती है। नोटबुक से यह साफ इंडिकेट हो रहा था कि इस लेटर को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रेड रे का जुड़वा ब्रदर ब्रेड रे था। इस तरह सारी एविडेंस कंसीडर करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसी नतीजे पर पहुंचती है कि टेमी रे का कत्ल उसके पति ब्रेड रे ने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से किया था।
दोस्तों कहानी में पहले ही क्लियर हो चुका है कि ब्रैड रे अपने आप को बचाने के लिए टेमी रे के प्रेमी ब्रायन क्लार्क को झूठा फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। वह एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए टेमी रे के कत्ल का आरोप अपनी मासूम 12 वर्षीय बेटी हेली रे के खिलाफ लगाता है। ब्रैड रे पुलिस को बताता है कि रात लगभग 12 बजे बाहर रे बिल्ली की आहट से उसकी नींद खुलती है और जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे टेमी के उस कमरे से जहां वह हेली के साथ सो रही थी लाइट जलती दिखाई देती है और जैसे ही वह कमरे में एंटर करता है अंदर का नजारा देखकर कांप जाता है। अंदर उसे मासूम हेली अपनी मां टेमी पर चाकू से अंधाधुंध वार करते दिखाई देती है। वह फौरन ही हेली के हाथ से चाकू छीनता है, लेकिन तब तक टेमी रे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। इस तरह ब्रैड रे पुलिस को बताता है कि उसने अपनी मासूम बेटी हेली को बचाने के लिए ही टेमी की डेड बॉडी को सुनसान और दलदली इलाके में दफन किया था। इस तरह ब्रैड रे के इस डिस्क्लोजर के बाद मासूम हेली अपनी मां टेमी के तीसरे संदिग्ध कातिल के रूप में सामने आती है। लेकिन मासूम हेली से जब पूछताछ शुरू की जाती है तो पुलिस को उसके खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और तो टेमी रे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ इंडिकेट कर रही थी कि उसके शरीर पर 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि चाकू से पूरे 36 वार किए गए थे। इतने भयानक वार मासूम हेली से एक्सपेक्ट करना पुलिस को नामुमकिन लगता है और इसलिए मासूम हेली को शक के दायरे से दूर करते हुए पुलिस से पर फिर से ब्रैड रे से कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है और अल्टीमेटली ब्रैड रे पुलिस के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए जो कहानी पुलिस के सामने बताता है, दोस्तों उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा दहल जाएगा। ब्रैड रे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बताता है कि उसने टेमी को मासूम हेली का वास्ता देते हुए उसे ब्रायन क्लार्क से अपना अफेयर खत्म करने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार समझाया था, लेकिन टेमी न तो ब्रायन क्लार्क से अपना अफेयर खत्म करना चाहती थी बल्कि वह ब्रैड रे से डिवोर्स लेने का भी पक्का इरादा कर चुकी थी। ब्रैड रे आगे बताता है कि बार बार समझाने के बावजूद भी जब टेमी ब्रायन क्लार्क से अपना अफेयर खत्म करने के लिए तैयार नहीं होती तो उसके दिमाग में टेमी के प्रति बदला लेने की भावना घर करने लगती है और इसी भावना के वशीभूत होकर वह टेमी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का एक भयानक निर्णय लेता है। अपने इस भयानक निर्णय को अपनी जामा पहनाते हुए 7 फरवरी 2006 की मनहूस रात को ब्रैड रे अपने ही घर टेमी को सोते हुए उसके मैट्रेस यानी गद्दे पर चाकू से कई बार वार करके हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों जहां आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि टेमी की गुमशुदगी के बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब ब्रैड रे के घर की सर्च शुरू करती है तो उसे खून से सना मैट्रेस या खून से सनी को चादर या खून के निशानात या चाकू ब्रैड रे के घर क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों इसका जवाब है ब्रैड रे का वह शातिराना प्लान जिसके तहत वह इस भयानक वारदात को अंजाम देता है। ब्रैड रे इंटेरोगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बताता है कि उसने टेमी का कत्ल करने से पहले उसके मैट्रेस पर इतनी चादरें बिछा दी थी कि वह उसके सारे खून को सोख लेती हैं और इसके बाद वह उन्हीं चादरों में टेमी की लाश को लपेटते हुए उसी की गाड़ी में उस सुनसान इलाके में दफन कर देता है जहां से पुलिस टेमी की डेड बॉडी को रिकवर करती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम ब्रैड रे की निशानदेही पर एक सुनसान रोड की साइड में झाड़ियों में पड़े 3 बैग्स रिकवर करती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इन बैग्स में खून से सनी चादरें, खून से सने ग्लव्स और खून से सना चाकू तो मिलता ही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इन बैग्स में एक कंडोम का पैकेट भी मिलता है, लेकिन इस पैकेट से एक कंडोम मिसिंग मिलता है। यही मिसिंग कंडोम ब्रैड रे द्वारा ब्रायन क्लार्क को फॉल्सली इम्प्लीकेट करने के लिए टेमी के वेजाइना में छोड़ा साबित होता है। इस तरह सभी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ब्रैड रे के खिलाफ टेमी के कत्ल का ट्रायल कोर्ट में शुरू होता है। सभी एविडेंस कंसिडर करने के बाद कोर्ट ब्रैड रे को टेमी के कत्ल में गिल्टी हेल्ड करते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी
उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो यही दोस्तों टेमी रे के कत्ल की कहानी, जिसमें उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके कत्ल की वजह बन जाता है। कहानी के अंत में दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कहानी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अवश्य करें। अगर आप इसी तरह की थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।